नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। हमारे साथ हैं मनदीप पुनिया, जो कि गांव सवेरा नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं और पिछले दिनों उन्होंने बहुत दुखी होकर इस बारे में कहा कि अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर उनके मन में उधेड़-बुन थी। तो इसी बारे में बात करते हैं मनदीप पुनिया से। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप। शुक्रिया इरफान। तो ये जो आपने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें आपने ये दुविधा जताई थी कि इसका करें क्या, मतलब कुछ भी करो, एक समय के बाद जा कर के वो सब कुछ है तो दूसरों के कंट्रोल में, तो वो ठप हो जाता है या ब्लॉक कर दिया गया, या ये क्या दुविधा थी? ये दुविधा ये थी कि जब हम जर्नलिज्म स्कूल में थे तो हमने एक नाम सुना, अल्टरनेट मीडिया। तो उसका नाम सुनकर बड़ा उछले कि हाँ ये कोई चीज़ है कि कम से कम लाला की दुकान में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लाला बोलता है कि आप आई बॉल कैच करेंगे और उसको फिर मैं अपने विज्ञापनदाताओं को बेच दूंगा और उससे जो पैसा और मुनाफा मैं कमाऊँ उसमें से कुछ एक हिस्सा आपको मैं सैलरी के तौर पर दे दूँगा। तो ये था, इस मॉडल से निकलना चाह रहे थे, तो अल्टरनेट मीडिया जैसी कोई चीज़ लगी। और 2015-16 का ये दौर भी था जब ये बहुत प्रचारा जा रहा था कि अब सोशल मीडिया आने के बाद अल्टरनेट मीडिया जैसी कोई चीज़ बहुत उभर कर आएगी। एक बार के लिए लगा, उभर के आई भी, और फिर बाद में पता चला कि वो तो उससे भी बड़ा लाला है। वो भी, उसका काम भी मूलत यही है कि वो यही बोलता है कि आप एंगेजमेंट बढ़ाइए, आप आई बॉल कैच करिए, फिर उसके बाद मैं एडवर्टाइजर्स को बेचूंगा और अपना हिस्सा रख के तुम्हें कुछ दे दूंगा। पर खैर वो उस सिस्टम में हम घुस गए, लेकिन बाद में पता चला उस बड़े लाला के ऊपर भी कुछ है और वो है सरकार हमारी। तो सत्ता, आप उस बड़े लाला के साथ दोस्ती करके भी कुछ कमा रहे होते हैं और जो कुछ काम कर रहे होते हैं अगर सरकार को पसंद नहीं आता तो वो बड़े लाला को बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, क्या आपको हमारे देश में ये लालागिरी नहीं करनी है, ये कमाई नहीं करनी है? अगर करनी है तो फिर ऐसे लोगों को आप इतनी नेगेटिविटी मत फैलवाइए हमारे देश में, तो इसका बंद करिए। तो वो अकाउंट उठाकर बंद कर देते हैं। तो वो मामला था। तो जो वो एक पूरा माहौल बना कि भाई सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो नहीं, सच्चाई चीज़ नहीं। उसमें आपके चैनल को बंद कर देते हैं। बहुत सारे नौजवानों के पंजाब में, कश्मीर में या कई जगह मैं जानता हूँ जिनकी मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया। वो जो अपना काम था पत्रकारिता का वही कर रहे थे, सवाल पूछने का उनका काम है। और जो पॉलिटिकल नुक्ते हैं, जिसमें कई ऐसे नुक्ते भी होते हैं कि सरकार या ताकतवर चाह रहा होता है कि वो बाहर ना आए, लेकिन वो जनता को जानने ज़रूरी होते हैं ताकि जनता तक सच पहुँच सके। और वो जो एक पूरी गेट कीपिंग, एक पूरा जो ताकतवर करता है, उस गेट कीपिंग में एक सुराख हो सके और इन्फॉर्मेशन रिस्क के लोगों तक पहुँच सके। तो उसका भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत कम स्कोप रह गया। उसी दुविधा के कारण मैंने पोस्ट लिखी थी। और जो अल्टरनेट मीडिया में भी एक किस्म का NGO-वाद आया है। हम लाला को गाली दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को नॉन प्रॉफिट कह रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस लाला के 2% यानी कि CSR फंड के ऊपर ही हैं। तो जो ये विरोधाभास हैं पत्रकारिता में इस समय पे, तो इसमें जो चाहे अल्टरनेट मीडिया के संपादक हों वो भी बात नहीं कर रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया के संपादक तो बात उस पर करेंगे ही क्या। तो मुझे लगा कि उसी दुविधा में मैंने वो पोस्ट लिखी थी। लेकिन इसी समय जबकि आपने अल्टरनेटिव मीडिया में स्पेस तलाशने की कोशिश की, समांतर रूप से अनेक टीवी चैनलों में काम करने वाले लोगों ने भी अल्टरनेटिव ही सोचकर शुरू किया होगा। लेकिन क्या कारण होगा आपके हिसाब से कि उनके ऊपर वैसी गाज नहीं गिरती और उनकी जो लोकप्रियता कह लीजिए, या जो फुटफॉल कह लीजिए, या एंगेजमेंट कह लीजिए, उसका मॉनेटरी रिटर्न कह लीजिए, वो बढ़ता ही जाता है? मतलब यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इशारे में आप समझ सकते हैं कि वो भी अपने को अल्टरनेटिव ही क्लेम करते हैं। तो इस बारे में जब आप सोचते हैं कि एक अल्टरनेटिव के रूप में आपके प्लेटफॉर्म पर एक इतना बड़ा हमला हुआ और वहीं दूसरी तरफ दूसरे अल्टरनेटिव मीडिया के साथी फल फूल रहे हैं, तो उसमें तो बात सिर्फ यही है कि अल्टरनेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सेट से आज़ाद होकर अकेला खुद का अपना कुछ शुरू कर लें। उसमें अल्टरनेट का मतलब थॉट से भी होता है कि आप कुछ ऐसे नुक्ते पकड़ रहे होते हैं, ऐसे नुक्तों पे बात कर रहे होते हैं और लगातार बात कर रहे होते हैं कि जो ताकतवर को परेशान कर रहा होता है। हो सकता है कि वो ऐसे लोग क्लेम करते हों कि वो भी ताकतवर से, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं,
लेकिन कई नुक्तों पर उनकी वो ना तो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, ना ही वो अपनी पोजीशन जाहिर करते हैं। जैसे नेशनलिटी का सवाल हो, माइनॉरिटीज़ पर हमले का मामला हो, कश्मीर का जब मामला आता है, सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों का जब मामला आता है, या किसानों का मामला है, मज़दूरों का जब मामला है, तो जो उनकी जो कवरेज है उसमें वो डाइवर्सिटी नहीं होती, बल्कि उनकी जो कहीं ना कहीं कवरेज जो मैं देखता हूँ, वो जो दिल्ली का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस फ़ोटो को दिखा के कहता है कि ये देखो कितनी बढ़िया तस्वीर है, बस वो उसी फ़ोटो को अपने चैनल पे दिखा के बोलते हैं नहीं ये तस्वीर बढ़िया नहीं, ये अश्लील है। सिर्फ वो ये काम कर रहे हैं कि, तो मुझे लगता है कि वो उससे वो अल्टरनेट नहीं हो जाते, बल्कि उनको भी आई बॉल कैचिंग गेम में माहिरता जो टीवी में हासिल हुई थी, उसी का इस्तेमाल वो सोशल मीडिया पे करते हैं। गांव देहात में जब वो या फिर रिपोर्टिंग करने के नाम पे जब वो जाते हैं, तो वो लोगों से ऐसे फ़नी बातें, चुटकुले, ऐसी चीज़ें घोल या सजा कर लेके आते हैं, घोलते हैं, जिससे मतलब कि आई बॉल लोगों की कैच हो और फिर उसको धड़ाधड़ बेच सकें। और ख़ुद आपके अपने काम में ऐसा क्या है, अब आप जब सोचते हैं कि आपके काम में असुविधाजनक उनको क्या लगता है जो इस तरह के हमले होते हैं और हो रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुझे जो लगता है कि मैं जो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, वो एक्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, उन लोगों के एक्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ जो फंसे हुए हैं, और उसमें वो कहीं ना कहीं जाकर उस ताकतवर को चैलेंज भी कर रहे होते हैं, अपनी बोलबाणी में भी और अपने एक्ट या काम करके भी, मतलब आंदोलन करके भी। तो मुझे लगता है उससे उनको शायद दिक्कत होती होगी। किसान आंदोलन में जैक डोर्सी ने भी बोला कि उनको कहा गया कि कुछ ट्विटर अकाउंट बंद किए जाएं, तो वो कहीं ना कहीं वो यही था कि जो आंदोलन जो हो रहे हैं, ज़मीनी आंदोलन हैं, चाहे वो सेंट्रल इंडिया का आंदोलन हो या मज़दूरों के आंदोलन हो अलग अलग, या फिर हरियाणा पंजाब में किसानों के आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हों यूनिवर्सिटियों में जो फल फूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोग क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो बेशक से डीसी दफ्तर के बाहर धरना ही दे रहे हों, तो उस एक्ट को रिकॉर्ड करना और उनकी जो समस्याएं उनके साथ साथ वो निकलने के लिए क्या सोच रहे हैं, रास्ते क्या सोच रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने पे मुझे लगता है कि ताकतवर को थोड़ी परेशानी होती है। और वो उसको लगता है कि जो ये एक्ट हैं ऐसे, जिसमें लोग कहीं ना कहीं एक हिसाब से सत्ता की बात मानने से इनकार कर देते हैं और एक हिसाब से सत्ता को झुकाने का प्रयास करते हैं, ये ना इनके ऊपर रिपोर्टिंग ना हो, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हम ताकतवर के निशाने पर रहते हैं। ये तो हो गई ये बात जो कि आप अपने काम को लेकर अभी समझ बना पा रहे हैं, लेकिन अपने ही काम को लेकर आगे इन्हीं परिस्थितियों में काम करना होगा, तो आपके पास कोई मैप प्लान है कि आने वाले दिनों में इस मसले से कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो तो फिर आएगा दोबारा ये मुद्दा? हाँ, अभी कोई मैप प्लान तो नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि अब हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा और चीज़ें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालने की साथ साथ उनकी कार्रवाई भी बनानी पड़ेगी, और ये भी सोचना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंटली लोगों तक ट्रैवल कैसे कर सकती है सूचना, इस सूचना को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा देखो, अल्टरनेटिव में हमारा सबसे पहला तो प्रयास यही होता है कि हम जब कोई खबर कर रहे होते हैं कि उसकी जो उस खबर पे निगाह खाली लोगों की ही ना जाए, बल्कि मीडिया अदारों की भी जाए, ताकि मीडिया अदारे, जो बड़े मीडिया अदारे हैं, क्योंकि हम तो छोटे हैं, हमारी ऑडियंस भी छोटी है, बड़े मीडिया अदारे भी उस चीज़ को कवर करें, उन्हें भी ये महत्वपूर्ण इशू लगे। तो एक तो वो मुझे लगता है कि वो करने, और दूसरा स्वतंत्र जगहें तलाशनी पड़ेंगी, और जो शब्द है मुझे लगता है कि वो दर्ज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया पे भी अपना काम करते रहें और शब्दों का जो हम बनाना है वो जारी रखें। और टेक्स्ट में मैं आजकल कर रहा हूँ, एक किताब भी लिखी है, दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, और इसके अलावा लंबे रिपोर्टाजों में मेरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं एक पूरी बात कह पाने के अच्छे माध्यम है लंबे रिपोर्टाज, तो वो उनकी कोशिश हो रही है। तो यही एक मुझे अभी लगता है, और एज सच पूरा अल्टरनेटिव कोई प्लेटफॉर्म जैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्टेट और कॉरपोरेट इंटरवेंशन के बिना इस समय कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे दिख नहीं रहा कि वो चल रहा हो। अच्छा, आपने आज अपनी टेडेक्स टॉक में कहा कि अल जज़ीरा ने आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके बारे में बताइए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो बेसिकली जब हम किसान आंदोलन में रिपोर्ट कर रहे थे, और उसके अलावा जो हम गांव सवेरा को चलाने के कुछ नौजवान प्रयास कर रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने बनाया है। और उनका कारण भी यही था कि जो ये पूरा रूरल क्राइसिस है, इसको कवर करने के लिए नौजवान लोग क्या कर रहे हैं और उनके मन में किस किस्म के सपने हैं, क्यों ये सब करना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर है। और उसमें उन्होंने हमारा जो
पूरा रिकॉर्ड किया है। ऑफिस खोलने से लेकर उन्होंने हमें फिल्माया, हम ऑफिस खोल रहे थे तब भी वो लोग आए थे। उसके अलावा आंदोलन में जब हम जिस किस्म से रिपोर्ट कर रहे थे, चीज़ें लिख पढ़ रहे थे, वो सब उन्होंने रिपोर्ट किया। उसको एक फिल्मी स्टाइल में मतलब उन्होंने उसको परोसा है। ये जो गांव सवेरा आपका एंटरप्राइज है या कहिए कि संगठन है या संस्था है, उसमें कितने लोग हैं? अभी हम 3 लोग हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली अभी तो हमारा ये होता है कि 2 से 3 खबरें हम डेली वेबसाइट पे छापें जो कहीं ना कहीं ग्रामीण संकट से ही जुड़ी हों। और दूसरा हमारा ये होता है कि हम कोई वीडियो इंटरव्यूज़ करें जिसमें हम जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं तो फिर इस क्षेत्र को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करें और उनसे सवाल जिस भी किस्म पूछ सकें वैसे पूछें। तीसरा हमारा होता है कि आंदोलनों को हम कवर करें, जो एक्ट हैं अलग अलग उनको भी कवर करें और साथ में ये भी देखें कि इस संकट से निकलने के लिए लोग कैसे कैसे सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उन आइडियाज़, थॉट्स, एक्ट्स उनको जगह की मतलब देने की हम कोशिश करते हैं। जो 3 लोग आपने बताए वो 3 लोगों की क्या क्या भूमिका है? उसमें जो गौरव कुमार हैं हमारे साथी हैं, तो गौरव कुमार बेसिकली वेबसाइट संभालते हैं और टेक्स्ट का काम ज़्यादा देखते हैं और वो डेस्क पे रहते हैं बेसिकली। मैं थोड़ा रिपोर्टर की भूमिका अदा करता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, फ़ोन से या कैमरे से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करता हूँ। और एक हमारे साथी हैं अमित, तो थोड़ा टेक्निकल देखते हैं, उसको वीडियो को एडिट करना, एक आध बार कैमरा भी करवा देना। उसके अलावा वेबसाइट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का वो वही देखते हैं। तो हम 3 लोग ऐसे करके काम करते हैं। आपने अब तक के अपने पत्रकारिता के अनुभव में ये जो मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षी पत्रकारों की एक दुनिया है, उनकी भूमिका को कैसा पाया है? क्या कभी ऐसा था कि आप उनकी और बड़ी उम्मीदों और हसरतों और आशाओं से देखते थे? कभी उन्हें आइडियलाइज़ करते रहे होंगे, पता नहीं, आप बताएंगे कि अपने ही पेशे में, जिस पेशे में आप होते हैं, उसके जो सबसे अगुआ लोग होते हैं उनको आप देखते हैं, उनकी तरफ बड़ी हसरतों से देखते हैं। इस अनुभव को बताइए कि जब आप खुद इस काम में घुसे तो ये जो हिस्सा था जो मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षी पत्रकारों का, जो हम सभी अब जानते हैं कि वो सत्ता के साथ एक तरह की साँठ-गाँठ करके उसका नाम वो पत्रकारिता रखते हैं, उसका क्या अनुभव है? देखिए, मतलब जब पत्रकारिता में एंटर कर रहा था तब मुझे सिर्फ इतना ही लगता था कि पत्रकारिता कहानी कहने का कोई जरिया है और सिर्फ इतना ही मैं मानता था। लेकिन पढ़ाई और पत्रकारिता को प्रैक्टिस करते हुए मैंने पाया कि ये उससे थोड़ा आगे की चीज़ है और इसमें बड़ा संभल के काम करने की। और उन लोगों को मैंने किया है आइडियलाइज, और क्योंकि समाज भी करता है, घर वाले भी पूछते हैं कि उनके जैसा कब बनोगे, उनकी तरह कैसे करोगे। लेकिन जब पेशे में आए तो उनको उनकी असलियतें और उनकी हरकतें दोनों ही देखी तो मुझे लगा कि वो सही चीज़ नहीं है कि वो कुछ छुपाकर और कुछ और दिखाकर अपना काम चला रहे हैं। तो वो जो छुपाकर और कुछ अलग कुछ झूठा दिखाकर जो पूरा खेल है उसमें मुझे नहीं पड़ना था। और दूसरा मुझे ये भी समझ में आया कि जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं एक रूलिंग क्लास टूल है। उन्होंने उसको एक टूल बना दिया है कि जो सत्ता है या ताकतवर है वो उसको अपने हिसाब से बरतेगा, अपना आइडिया पुश करने, अपना नैरेटिव पुश करने के लिए, लोगों में एक किस्म का विचार या एक किस्म का प्रसार या उनको तक कोई सूचना न पहुंचने देने के लिए उनको बरतेगा। तो उस बरतने तो मेरे को लगा कि मैं कोई टूल तो कम से कम नहीं बनूंगा जीवन में, आदमी बनूंगा कि जिसको कोई ताकतवर बरते किसी गरीब या किसी संकट में फंसे हुए लोगों के खिलाफ। तो इस वजह से वहाँ पे मैंने उनको अपने आप को थोड़ा उनसे अलग करने की कोशिश की और उसी वजह से थोड़ा झुकाव इस तरफ आया कि जो संकट में फंसे हुए लोग हैं उनके साथ खड़े होकर देखेंगे कि क्या मतलब कर सकते हैं हम और कैसे उनकी कहानियों को क्या सच में ही कोई हम एम्पलीफाई कर पाने में सक्षम होंगे या नहीं। वो कई बार सक्षम भी होते हैं, कई बार बहुत बुरी तरीके से फेल भी होते हैं कि हम कहते तो अपने आप को एम्पलीफायर हैं लेकिन महसूस करते हैं कि तो हम एक फटा हुआ एम्पलीफायर हैं। कई बार जब ज़रूरत होती है बहुत संकट में फंसे आदमी को कि वो आके हमारे एम्पलीफायर पर बोले तो वो आवाज़ फटी हुई निकलती है, यानी कि वो पहुंच ही नहीं पाती। तो ये मुझे लगा इस पे मामले में। आज है 7 अक्टूबर 2023 और अभी हम चंडीगढ़ के पास पंचकूला में एक पेड़ के नीचे जो कि IT पार्क के पास है बैठे हुए चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बैटरी की भी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए अब हम लोग बातचीत को थोड़ा आखिरी की तरफ ले जाएंगे। मनदीप, हमारे लिए ये याद कीजिए अपने जीवन का कोई एक ऐसा प्रसंग जो आपको भुलाए ना भूलता हो
जिसका घटना के रूप में एक आरंभ हो, उसका एक मध्य हो उस कहानी का, और एक उसका एक अंत हो, जो 5 मिनट में पूरा हो जाए। तो हमको ये बताइए कि ऐसी कोई घटना जो भुलाए ना भूलती हो, वो बेशक पिछले साल हुई हो, 10 साल पहले हुई हो, 20 साल पहले हुई हो, लेकिन उसका आपके जीवन पर कोई एक अमिट प्रभाव है, या वो भुलाए नहीं भूलता ऐसा वाक़या, कोई ऐसी घटना? हाँ, एक किसान ने एक बार आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद हम उसके परिवार को और उसकी रिपोर्टिंग करने गए। तो उसका लड़का था, काफ़ी यंग था। तो हमें लगा कि अब कुछ मदद हो सके तो उसकी, तो उसके लिए हमने उस खबर को बहुत फैलवाया भी। कई अपने पत्रकार साथियों को बोला कि इस सुसाइड को आप कवर करिए और परिवार की स्थिति आप ज़रूर हाईलाइट करिए। तो कुछ महीने बाद मैं उस लड़के से मिला, तो बात हो रही थी उससे। तो मैंने उसको कहा कि आप कम से कम ये एप्लीकेशनें लिख के और उस मंत्री के पास चले जाइए, कृषि मंत्री के पास, वो आपका 5 लाख रुपए बनता है, वो तो आपको मिलेगा। तो बोले कि मैं 3 बार जा चुका हूँ। तो मैंने कहा कि वो क्या कह रहे हैं, वो फिर उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो उन्हें पैसे दे देंगे, लेकिन उनके लिए जो छोटे मोटे विज्ञापन हैं और जो बीजेपी का जो काम है उस सत्ताधारी पार्टी का, वो करें। तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या कहा? बोले मैंने उस काम को मना कर दिया। मैंने कहा कि क्यों मना कर दिया? बोले जब मेरे बाप के बिना सर रहा है, उसके बिना मैं जी पा रहा हूँ, तो उस 5 लाख रुपए के बिना भी मैं जी लूँगा। तो जो आत्मसम्मान मैंने और जो देखा कि उस लड़के ने जिस किस्म से ठुकराए वो चीज़ें, कि ना झुकने की जो उसने, वो मेरे जीवन में मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये वाकई में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जब आपको सत्ता, ताकतवर या फिर जो कोई लालच देखो या फिर इस किस्म की चीज़ आए, तो उसको आपको ये सोचना होगा कि आपके सबसे जो हसरत वाली चीज़ है, जब वो भी उसके बिना भी, और आपके पास नहीं है, उसके बिना भी जब आपका सर रहा है, तो वो जो 2-4 लाख 5 लाख रुपए के बिना भी आपका सर ही जाएगा। तो वो मतलब एक हिसाब से आपको इतने सस्ते में अपने ज़मीर को और इन चीज़ों को नहीं बेच देना चाहिए। उसमें क्या शर्त रखी थी उन्होंने शर्त रखी थी कि हमारे जो अभी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी आप हमारी मदद करवाइएगा, वोट मांगिएगा। अच्छा। हाँ, तो उससे वो जो उसका सुसाइड था वो 2018 में हुआ था, इलेक्शन 2019 में थे। और वो जो 2018 के नवंबर में या अक्टूबर में वो सुसाइड हुआ था। तो जनवरी से वो कैंपेन चालू हो जाना था। तो मैं जब उसके पास 2-3 महीने 4 महीने बाद गया था, तो जनवरी-फरवरी का ही महीना था जब वो सारा चल रहा था। तो उससे पहले वो 3 बार मिल के आ चुका था। तो बार वही शर्त रखते थे कि हमारे साथ काम करवाइए, हम करवा देंगे। तो इस तरह वो 5 लाख रुपए नहीं मिले उसको। और वो लड़का अभी नौकरी करता है एक बैंक में, तो उससे मेरी बात हो जाती है। तो वो बोला कि कोई नहीं, क्या बात है, आप लोगों ने अपना काम किया, आवाज़ को एम्पलीफाई किया। उसके बाद मतलब वो उन्होंने झुकाने की कोशिश की, जबकि हमारे ही घर से कोई आदमी गया था, नहीं झुके। अब ठीक है, अपनी मेहनत से मैं कुछ पालूँगा और पा ही गया हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वो मुझे वो कहानी बड़ी इंस्पिरेशन लगती है। जो उसने एक डायलॉग बोला ना कि जब मेरे बाप के बिना सर रहा, तो इन 5 लाख रुपए के बाद भी सर ही जाएगा। तो इन 5 लाख रुपए के बिना भी सर जाएगा और मेरे बाप के बिना सर रहा है। उसके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके पिताजी थे, वो चले गए, उसके बिना वो जी रहा था। तो 5 लाख कोई मायने नहीं रख रहा था, इसलिए उसने उस 5 लाख के लिए झुकना नहीं समझा। तो इसलिए मान लो आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जिसको आप बहुत बड़ी मानते हैं, मान लो आपको लिखने पढ़ने का आप बहुत बड़ा मानते हो, तो उस लिखने पढ़ने को आप कम से कम किसी 5 लाख रुपये 4 लाख रुपए के लिए तो ना ही बेचें, तो वो बहुत बेहतर है। ये थे युवा पत्रकार और गांव सवेरा के संस्थापक और संपादक मनदीप पुनिया। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप। शुक्रिया इरफान।